जय श्री स्वामीनारायण। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। All the students of standard 10th, welcome in my lecture. Dear student, today I am going to discuss you about economic liberalization and globalization. Chapter number 16 is we everyone know. Our country became independent in 1947. We were under control of British from long time. So our country could not develop. When we became independent, we thought about our country to develop. For that, we made our planning. For the development of our country, we also need the planning for industrial sector. Our country also want to be achieving speedy economy. So we implemented 5 years plan. According, we put our monetary policy, fiscal policy and industrial policies. But if especially we discuss about our industrial policies or trade policy, there were much control and restriction of the government. So we could not develop our industrial sector and trade sector. After approximately 40 years, we decided new change in our policies. So according to reforms, economic liberalization, privatization and globalization, 3 policy came in 1990 year we adopted. Dear student, जैसा हम सभी लोग ये जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में 1947 के अंदर एक लंबे स्ट्रगल के बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ था। जैसा हम जानते हैं कि इससे पहले भी वर्षों तक कई समय अलग अलग शासन रहा, भारत को लूट के ले गए। हमारे जो देश सोने की चिड़िया कहलाती थी, उसकी स्थिति खराब कंडीशन में पहुंच गई। जैसे ही हम आज़ाद हुए 1947 के अंदर, हमने ये सोचा कि हमारा देश आगे बढ़े, स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। सो हमने 1951 के अंदर हमने हमारे 5 years 2 टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाना शुरू किया। अब उसमें हमने, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेना था, एग्रीकल्चर, सर्विस, सभी तरह के सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट करना था। और उस बात पे हमने
इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ भी हमने हमारी रखी। बट ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट वर अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में थे, देयर इज अ मच रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब यहाँ उस इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो पूरा का पूरा जो कंट्रोलिंग था वो किसका था? गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट हेड टू, और उस रेस्ट्रिक्शन की वजह से वी कैन नॉट डेवलप, और जिसकी वजह से हम डेवलप नहीं कर सके, इतने रेस्ट्रिक्शन थे और लॉन्ग टर्म हमको उसकी मंजूरी वगैरह लेने में बहुत तकलीफें थी। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए 1991 के अंदर एक नई पॉलिसी हमने अडॉप्ट की, और वो थी उदारीकरण शब्द दिया जाता है। हमने हमारे देश को उदारीकरण की ओर ले गए। उसमें 3 में पॉलिसीज थी: इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इन तीनों टर्म के बारे में पढ़ेंगे आज कि व्हाट इज द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए, द गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस द रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज ऑन प्राइवेट एंड इनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो पॉलिसी थी वो बहुत ही कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्टेड थी। मतलब एक व्यक्ति को यदि इंडस्ट्री ओपन करनी होती थी तो उसे कई प्रोसेस से गुजरना होता था। ही हैड टू गो विथ मैनी प्रोसेसेस, और जल्दी से, इतनी जल्दी और आसानी से उन्हें लाइसेंस नहीं मिलता था। इसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पीछे रह गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम पीछे रह गए। बट ड्यू टू दिस न्यू पॉलिसी, इस न्यू पॉलिसी के अंदर सबसे बेहतरीन जो काम किया है कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? रिड्यूस, ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके रिड्यूस का मतलब कम कर दिए, द रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल्स इम्पोज ऑन प्राइवेट, जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हमारे रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल थे वो धीरे धीरे करके हमने ख़त्म कर दिए। मतलब इस पॉलिसी के अंतर्गत इसको ख़त्म कर दिया। एंड इनकरेज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और क्या किया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया, इनकरेज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डियर स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड? वापस से अगर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस द रेस्ट्रिक्शन। मेन बात क्या है? रिड्यूस द रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल। जैसा मैंने आपको पहले बताया, वापस से मैं याद दिला देना चाह रहा हूँ, है ना, कि हम लोग डेवलप नहीं हो पाए थे। उसके पीछे हमारी यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ कि हमने बहुत ही कंट्रोल रखा। लेकिन अब 1991 के बाद में, आफ्टर लगभग 40 साल 50 साल के बाद में, है ना, 40 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली के बाद में हमने ये इम्पोज जो थे उसे उठा लिए, रिड्यूस कर दिया। फिर दूसरा जो टर्म है वो है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स क्या है? द प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट अंडर द स्टेट कंट्रोल इज हैंडेड ओवर और ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर। देखिए, वहाँ अगर हम लोग 1951 की बात करें तो बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले रखी थी। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम इंडस्ट्रीज को दिया था। बट 1991 के बाद में ईयर के अंदर क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि यहाँ से जो प्रोसेस ऑफ विच ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, अब ये ऑनरशिप और मैनेजमेंट किसको दिया गया? ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट अंडर स्टेट कंट्रोल, जो
किसके, गवर्नमेंट के अंडर में थे, हैंडेड ओवर और ट्रांसफर, हैंडेड ओवर कर दिया या ट्रांसफर कर दिया टू द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में हैंड ओवर कर दिया। कहने का मतलब जो यूनिट्स गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी यूनिट थी और एज ए कॉम्पेट के रूप में वर्क करता था, वो बंद करके प्रोसेस और जो मैनेजमेंट था उस मैनेजमेंट को प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर दे दिया गया, हैंड ओवर कर दिया प्राइवेट व्यक्ति को। प्राइवेट कुछ अलग अलग प्रोसेस कर रहे थे, कुछ कंप्लीटली, कुछ 50-50, कुछ किसी बेस पे, कुछ लीज पे। इस तरह यहाँ प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट में ट्रांसफ़र किया। फिर इसके बाद में ग्लोबलाइजेशन की बात आती है, नेक्स्ट टर्म। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की कई इकोनॉमी के साथ जोड़ना। तो हियर ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस, किस प्रोसेस, कनेक्टिंग वन कंट्री। कैसा प्रोसेस है, कनेक्ट करता है एक कंट्री का इकोनॉमी को विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में जोड़ना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो अब यह हमारे इस न्यू रिफॉर्म में ग्लोबलाइजेशन में के अंदर क्या क्या, आवर कंट्रीज इकोनॉमी बाइंड विद द वर्ल्ड अदर नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में उसको बांध दिया गया। तो ये हमारे देयर आर 3 रिफॉर्म्स। इस तरह हमारे 3 रिफॉर्म्स थे। 3 रिफॉर्म्स में हमने वापस से ध्यान रखना, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और देन आफ्टर लिबरलाइजेशन। तो एज देर आर 3 रिफॉर्म्स डन इन द 1991, ठीक है। एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूँ। हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 1947 में हुआ था। हमने हमारी पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लानिंग करते हैं वो 1950-51 के अंदर हमने शुरुआत की। वो हमारे जो भी उस समय जो लोग थे वो यही चाहते थे हमारा देश उन्नति करें, और उस उन्नति के लिए हमने बहुत बड़ा एफर्ट्स प्रयास करने का प्रयत्न किया। और हमने उस समय की स्थिति परिस्थिति को देख करके ये पॉलिसीज़ बनाई थी, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रखा था, है ना। हमने वर्ल्ड के साथ बहुत कम जुड़ाव रखा था। यद्यपि उस समय की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जो डिसीजन किए थे वो गलत थे। क्यों, उस समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब परिवर्तन आया तो 1991 के अंदर हमने वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। तो अब हम सबसे फर्स्ट वी आर गोइंग टू डी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो देखिए, गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस एंड रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज ऑन प्राइवेट सेक्टर रिलेटेड टू द लिबरलाइजेशन विच आर अर्लियर पीरियड वॉज एज फॉलो। जैसे हमारा पहले क्या स्थिति थी, तो देयर वॉज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज। 18 इंडस्ट्री थी वो गवर्नमेंट के अंडर रिजर्व थी फॉर इंडस्ट्रीज, देम कंपल्सन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वॉज एलिमिनेटेड। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर 18 इंडस्ट्रीज तो कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ किसके अंडर में थी, गवर्नमेंट के। एलिमिनेट, यहाँ कुछ प्रोसेस को लूज कर दिए गए, ठीक है। इंडस्ट्रियल, द कंपल्सन ऑफ टेक गवर्नमेंट परमिशन। पहला एफर्ट्स क्या किया इस प्राइवेट लिबरलाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पहला जो काम किया है, कंपल्सन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वॉज रिमूव, उसको हटा दिया गया, एलिमिनेटेड कर दिया। एरियाज अदर देन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। इनकरेज करने के लिए उन्होंने क्या किया, देखो एरिया जो रेलवे, इसके बाद में एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया। ट्रेडिशनल एंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज वाज कैंसल्ड।
देखो यहाँ हमने पहली बात की, यहाँ रजिस्टर पहले बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता था, लेकिन इस प्रोसेस के तहत रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीटली रजिस्ट्रेशन करवाना था वो कैंसल कर दिया। प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड आर हैबिटेड फॉर गवर्नमेंट वॉज कैंसल्ड। अब देखो इसके बाद में गवर्नमेंट ने ऐसी इंडस्ट्री जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता और जो खतरे की नहीं होती हैं और इसके अतिरिक्त पॉल्यूटेड नहीं करते हों, ऐसे क्षेत्र के लिए कोई ज़रूरत रजिस्ट्रेशन और नो नीड टू कम परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। उसमें इस तरीके से ये 4 पॉइंट नए चेंजेस लाए किसके अंतर्गत, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के अंदर। अब इसका एडवांटेज क्या हो, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। तो एज ए रिजल्ट लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनकंस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट विच लीड टू इंक्रीज द इन प्रोडक्शन। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर के पास जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने अनकॉन्स्टेंट कंटिन्यू डेवलपमेंट और इंक्रीज इन प्रोडक्शन, हमारे देश के अंदर जो है प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू हो गया। Because expecting the policy liberalization, global trade started getting inputs to the had been increase in the global trade। अब देखो हमारे यहाँ पे छूट हमको ग्लोबल के साथ भी मिले कुछ, है ना। जैसे पहले क्या होता था, हमें जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है वो उस पर भी गवर्नमेंट की पाबंदी होती थी। बट व्हेन इट ओपन, जब ये खोल दिया गया तो हमको एक्स्ट्रा इंकरेज मतलब हमको मार्केट मिल गया वर्ल्ड के साथ हमको व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्शंस प्लस इसके अतिरिक्त हमें ग्लोबल ट्रेड बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबल ट्रेड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द फॉरेन ट्रेड देयर हैज बीन इंक्रीज द रिजर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। और हमारे कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ने लगा। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू द लिबरलाइजेशन। अब इसके साथ साथ बड़ा बेनिफिट क्या हुआ हमारा इस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से, और वो था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्रीज। क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, जैसे कहा कि एक इंडस्ट्री जहाँ लगी वहाँ पे रोड भी जाएंगे, लाइटें भी होगी, वाटर की व्यवस्था वगैरह सभी। तो हमारा यहाँ बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हमारा इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्रीज ड्यू टू द लिबरलाइजेशन। अब ये तो हमारे बेनिफिट्स थे, लेकिन कुछ हमें लॉस भी हुए। इंस्पाइट ऑफ डिक्रीज रेस्ट्रिक्शन मोनोपोली कुड बी नॉट चेक, लेकिन मोनोपोली को हम नहीं रोक पाए, एकाधिकार को हम नहीं रोक पाए। As focus only paid on the industrial sector, India has remained backward in development in agriculture। अब जैसे ही हमने यहाँ ध्यान किसके ऊपर दिया, इंडस्ट्री के ऊपर, तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पिछड़ने लग गया। There has been increased disparity of income। अब disparity of income मतलब इनकम के अंदर एक भेद शुरू हो गया, disparity है ना, गैप शुरू हो गया। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल सेक्टर आया कोई रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट का नहीं था। इन ऑल दैट केसेस जो धनवान लोग थे वो आगे बढ़ते ही गए और जो पुअर थे वो पुअर रहे। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज एक्सपोर्ट फॉरेन डेप्ट हैड इंक्रीज। अब देखो यहाँ क्या होने लगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इम्पोर्ट्स बढ़ने लगा। अब इम्पोर्ट्स क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि जो सभी लोग यहाँ से टूल्स वगैरह लाते थे, कोई मटेरियल प्रोवाइड करते थे, जब छूट मिल गई तो एक्सपोर्ट कम हो गया और इम्पोर्ट बढ़ गया, और इससे हमारा यहाँ डेप्ट इंक्रीज, इसकी वजह से यहाँ डेप्ट भी बढ़ गए। तो टुडे वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट दिस। तो हमने यहाँ ध्यान देना, पहला हमने जो पढ़ा था इन तीनों टर्म के बारे में, फिर हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस के अंदर प्रोसेस क्या किया गया, व्हाट आर द एडवांटेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज। तो वापस से एक बार ध्यान रखना कि हमें क्या कर दिया, रिमूव द रेस्ट्रिक्शन, है ना, रिमूव द रेस्ट्रिक्शन। जो हमने कंट्रोल कर रखा था वो धीरे धीरे करके रिड्यूस कर दिया एंड इनकरेज द
प्राइवेट सेक्टर को हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट किया। हमने कई ऐसे सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर में थे उनको ओपन कर दिया, जहाँ पे कंपल्सरी परमिशन लेने की बात थी, दे वर कम्प्लीटली रिमूव। अब उससे व्यक्ति क्या हुआ, अपने आप में इन सभी परेशानियों से दूर रहा और इन परेशानियों से दूर रह करके उसने इंडस्ट्री को ओपन करना शुरू कर दिया। ओके, तो अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, मेक अंडरस्टैंड डेवलपमेंट, और काफ़ी परिवर्तन भी आया है हमारे इस देश के अंदर, जो इंक्रीज द प्रोडक्शन। और सबसे बड़ी बात, इंक्रीज द प्रोडक्शन बढ़ा, तरह तरह की वेराइटियाज मिलने लगी, क्योंकि जब लिबरल हुआ तो वहाँ पे कोई परमिशन नहीं लेने की ज़रूरत थी, तो पीपल ने स्टार्ट शुरू हुआ। अब इसके अंदर कई और सेक्टर के अंदर देखो, रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा, हमारा इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ने की वजह क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ। अब लेकिन इसकी कुछ हमने कमियां के बारे में की, मोनोपोली के ऊपर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, और इसके बाद में इंडिया इज रिमाइंडेड बैकवर्ड इन द डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरे सेक्टर्स के अंदर हम लोग पिछड़े रह गए, क्योंकि देखो अब जब लोगों का ध्यान इंडस्ट्रीज़ की ओर था तो हमारा कंप्लीटली ध्यान उधर गया। तो यहाँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो धीरे धीरे उसके ऊपर फोकस कम होता गया। एंड देयर हैज बीन इंक्रीज इन द डिस्पारिटी ऑफ इनकम। ये बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात है। डिस्पारिटी ऑफ इनकम का मतलब इनकम के अंदर एक गैप, जिसके पास ज़्यादा है वो बहुत बढ़ता गया और गरीब गरीब होता गया, क्योंकि जिनके पास पहले से इंडस्ट्रीज थी कुछ इंडस्ट्री को और डेवलप कर दिए, दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट, और फिर देयर इज़ नो एनी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहा, और इस कंट्रोल की वजह से वो अपने आप में डेवलप करते गए और बाकी के जो लोग थे वो केवल मजदूर वर्ग ही रह गया। और इस तरह से देखो इंपोर्ट्स बढ़ गया। अब इंपोर्ट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक्सपोर्ट कम हो गया, जिससे हमारा यहाँ फॉरेन डेप्ट बढ़ गया। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द इकोनॉमिक liberalization. So this way, please write, dear student, all the notes of this following